लास्ट लेक्चर में हमने किया था कोसी क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और कोसी क्राइटेरिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि एफ एन अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन डोमेन डी विच इज सबसेट ऑफ आर, which is subset of R, then Fn is uniformly convergent. Fn is uniformly convergent if and only if for epsilon greater than 0, for pre-assigned or for a given epsilon greater than 0, there exists n naught belongs to capital N such that mod fnx माइनस एफ एक्स, मोड एफ एन एक्स या इस तरह से था मोड एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एंड पी बिलोंग्स टू कैपिटल एन, पी बिलोंग्स टू कैपिटल। तो ये रिजल्ट हमने किया था कि एफ एन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तब ये कंडीशन ट्रू होगी, होल्ड करेगी, और अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, और इस प्रिंसिपल को कोसी क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसी की दूसरी फॉर्म मैंने आपको बताई थी, हम ये कह रहे हैं कि एन नोट के बाद जितने भी एन आ रहे हैं वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको पता है n प्लस पी एन से बड़ा होगा, क्योंकि p क्या नेचुरल नंबर है, p इज नेचुरल नंबर, तो n प्लस पी इज ग्रेटर देन n है, तो n प्लस पी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं n प्लस पी इक्वल टू किसके ले लूं, m के, तब मैं इस रिलेशन को इस तरह लिख सकता हूं, मोड एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n प्लस पी ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट है। इसका मतलब ये हो गया m कोमा n आर ग्रेटर देन और इक्वल टू n नोट। इस तरह से भी कोसी क्राइटेरिया को लिखा जा सकता है, मोड एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। तो कोसी क्राइटेरिया की सहायता से किस तरह से कोसी क्राइटेरिया को हम क्वेश्चंस पर अप्लाई कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लिखिए, question, a sequence fn is defined on interval 0 comma a, where a is greater than 0 and it is less than 1 by fnx equal to x raised to the power n, x belongs to closed interval 0 comma a, so that fn sequence of functions fn converges uniformly on 0 comma a, on 0 comma a। तो पहले भी हम इस एग्जांपल को डेफिनेशन की सहायता से कर चुके हैं, यहां पर कोसी क्राइटेरिया की सहायता से भी मैं एक बार आपको सिर्फ बता रहा हूं कि वो आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से आप उस किसी भी क्वेश्चंस को करें, और भी आगे हम देखेंगे कि और टेस्ट जब आएंगे तो उससे और भी आसानी से होंगे क्वेश्चंस। फाइनली करना अपने को है, अब किसी भी तरह से करें, लेकिन कोसी क्राइटेरिया अगर आपको अप्लाई करना है तो वो यहाँ पर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन, ठीक है। तो कोसी क्राइटेरिया में क्या है, आपको पॉइंट वाइज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है।
पॉइंट वाइज देखने की जरूरत नहीं है, कोसी क्राइटेरिया में आप सीधा आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से ये मैं लेकर चल रहा हूं मोड एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स, मोड एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स, ठीक है। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू डी, एक्स डी का कोई भी पॉइंट है तो मोड एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड एफ एम एक्स क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर एम माइनस एफ एन एक्स एक्स रेज टू द पावर एन। इसको मैं ये लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू मोड एक्स एम और प्लस मोड एक्स एन, मोड एक्स एन। इसको आप ये भी लिख सकते हो इक्वल टू मोड एक्स रेज टू द पावर एम और प्लस मोड एक्स रेज टू द पावर एन, ठीक है। क्योंकि x यहां पर किसका पॉइंट है, इस इंटरवल का, और इस इंटरवल में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नंबर सारे, इसलिए आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अगर मैं ये मान लूं सपोज m क्या है, लेस देन इक्वल टू n है, m इज लेस देन इक्वल टू m, तब हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x रेज टू द पावर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू x रेज टू द पावर n। क्यों? क्योंकि x एलिमेंट इस इंटरवल के अंदर आप ले रहे हो 0 से a में, और a 1 से छोटा है, इसका मतलब x भी लेस देन 1 है। x अगर लेस देन 1 है तो जैसे जैसे पावर बढ़ेंगी, अगर 1 से छोटा नंबर है तो उसकी जैसे जैसे आप पावर इंक्रीज करोगे वो नंबर और छोटा होता जाएगा। 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 और छोटा होगा वो। तो अगर m लेस देन इक्वल टू n है, यानी कि n ग्रेटर देन पर है, तो जब पावर लगाएंगे अपन तो पावर में ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये आ गया यहाँ पर एक्स एन क्या है, लेस देन इक्वल टू एक्स एम, ठीक है। तो ये यहां से मैं लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये वाली जो टर्म है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एक्स रेज टू द पावर एन, क्योंकि मोड की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि जो नंबर है यहाँ पर वो कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसलिए मोड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू एक्स एम और प्लस एक्स एन की जगह में एक्स एम लिख रहा हूं, तो मैंने यहां पर एक्स एम लिखा। एक्स एम जिस तरफ आएगा साइन ग्रेटर देन का रहेगा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर एम, 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर एम। मैं इस तरह से एप्सिलॉन चूज कर रहा हूं, चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर एम इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसको मैं क्या ले रहा हूं, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स रेज टू द पावर एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। दिस इंप्लाइज m log x, और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक मिनट आप इस तरह से कर लो इसको, और भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हो इसको। ये रिजल्ट तो आ गया मेरे पास यहां तक, xm xn। इस इंटरवल के अंदर देखें, इस इंटरवल में x की जो लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है, वो क्या आएगी a पॉइंट पर, क्योंकि xn जो फंक्शन बनेगा इस इंटरवल पर क्या बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। xn अगर इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो a जो पॉइंट होगा इस इंटरवल का, a पॉइंट, इस पर इस फंक्शन की वैल्यू लार्जेस्ट होगी, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या होगी, लेस देन क्या लिख सकता हूं मैं, लेस देन इक्वल टू ए रेज टू द पावर m और प्लस ए रेज टू द पावर n। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, ये ले सकते हैं, क्योंकि a पर जो वैल्यू होगी ये लार्जेस्ट होगी, यानी a जब आप रखोगे तो वो ग्रेटर देन की तरफ चली गई वैल्यू। और यहां से अब अपने पास क्या है, m लेस देन इक्वल टू n है, तो a रेज टू द पावर m क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू a रेज टू द पावर n। इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास लेस देन इक्वल टू a रेज टू द पावर m, और a की पावर n की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, a रेज टू द पावर m। तो जिधर ये लिखा जाएगा साइन ग्रेटर देन का, तो जिधर ये लिखा साइन क्या, इधर ग्रेटर देन का। और ये टर्म किसके इक्वल है, 2 इंटू ए रेज टू द पावर m। तो मैं एप्सिलॉन इस तरह से चूज कर रहा हूं, सच दैट 2 इंटू ए रेज टू द पावर m इज लेस देन एप्सिलॉन, और इसको मैं लिख सकता हूं ए रेज टू द पावर m इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। दिस इंप्लाइज m log a इज लेस देन log एप्सिलॉन बाई 2,
और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से m इज ग्रेटर देन, या m टू रेज टू द पावर am इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये कंडीशन मेरे पास आ गई। m मुझे क्या प्रूव करना है इसमें, n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट, इस तरह के एग्जिस्ट करना चाहिए कि ये क्या आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो ये कंडीशन तो मेरे पास आई चुकी है। इस कंडीशन की सहायता से m को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, ए रेज टू द पावर m, अगर लेस देन एप्सिलॉन हम कर रहे हैं तो यहाँ से m को मुझे ग्रेटर देन पर ले जाना है। इसको इस तरह से लिखो आप, ये कंडीशन मेरे पास है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज a रेज टू द पावर m इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन a रेज टू द पावर m इज ग्रेटर देन 2 अपॉन एप्सिलॉन। ये लिख सकते हो इसको, क्योंकि m को आपको ग्रेटर देन पर लेकर आना है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज m log 1 अपॉन a इज ग्रेटर देन log 2 अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ से मेरे पास आ गया m इज ग्रेटर देन log 2 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log 1 अपॉन a। तो यहाँ से इसको मैं, इसकी सहायता से क्या मान लूंगा मैं, n नोट इक्वल टू क्या, log 2 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log 1 बाई a, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या जो भी सीलिंग फंक्शन है, +1, ये मैंने n नोट ले लिया। तो m ग्रेटर देन और इक्वल टू n नोट होगा, और n मैंने यहाँ पर क्या लिया है, देखो आप, n ग्रेटर देन इक्वल टू किसके लिया है, m के, और m ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, n नोट के। इसका मतलब m और n दोनों ही n नोट से बड़े हो गए। ठीक है, दैट इज क्या आ गया, mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। ठीक है, और ये टर्म क्या लिया मैंने, लेस देन एप्सिलॉन। तो फाइनली ये मिल गया मुझे। सो मोड fmx माइनस fnx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। ठीक है, जहां n नोट x पर डिपेंड भी नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन आ गई। तो ये क्या है, कोशी क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, और यहां से आप कह सकते हो दिस इंप्लाइज fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस इंटरवल, on interval 0, a where a is from 0 to 1, a is greater than 0 and a is less than 1। ठीक है, तो इस तरह से आप कोशी क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अप्लाई कर सकते हैं। लगभग उसी तरह से अप्लाई हो रहा है जिस तरह से डेफिनेशंस के लिए हम करते हैं। एक एग्जांपल इसमें आप और लिखिए, एक एग्जांपल और लिखें करेंगे। नेक्स्ट लिखो, लेट R1, R2, R3 एंड so on be enumeration of the set, be enumeration of the set of rational numbers, rational points in 0, 1, closed interval 0, 1, and a sequence of functions fn
Fn is defined on 0,1 by Fnx equal to Fnx equal to 0 when x equal to R1 R2 up to Rn, and 1 when x belongs to closed interval 0,1 minus set R1 R2 up to Rn, so that Fn is not uniformly convergent on closed interval 0,1 on closed interval 0,1. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। और इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि Fn जो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। किस तरह से कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, Fn सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दे रखा है, R1 R2 R3 ये पॉइंट्स दे रखे हैं क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के अंदर, और ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के अंदर जो रेशनल नंबर्स हैं वो दिए हुए R1, R2, R3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये अब इन्यूमरेशन ऑफ द सेट कहने का मतलब क्या है कि जब आप Fn के लिए आप इसको डिफाइन करोगे, Fn के लिए, तब यहां पर इस केस में x इक्वल टू क्या जा रहा है आपका R1 R2 अप टू Rn। Fn के लिए जब आप n के लिए डिफाइन कर रहे हो तो Rn तक जा रहा है। इसी तरह से अगर यहां सपोज f1x लिखोगे आप तो यहां पर केवल R1 आएगा, और फिर इस केस में क्लोज्ड इंटरवल 0,1 में से जो पॉइंट यहां पर आ गया उसको अपन ने बाहर निकाल दिया। इसी तरह से Fnx के लिए यहां पर R1 R2 अप टू Rn लिखा हुआ है, तो जब दूसरा वाला केस है उसमें इस क्लोज्ड इंटरवल में से जितने पॉइंट यहां आ चुके इनको मैंने बाहर निकाल दिया, उस वाले केस के लिए यहां पर क्या है 1 है। ठीक है, एक चीज ये हमें पता है, कॉची क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम पढ़ चुके हैं। ये मैं लेकर चल रहा हूं, सपोज एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2, क्योंकि एप्सिलॉन फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन क्या करते हैं अपन, फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नोट सच दैट मोड fmx माइनस fnx और मोड fn प्लस p माइनस fnx इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, जब भी आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लोगे तब इसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, मोड fn प्लस px माइनस fnx क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट एंड p बिलोंग्स टू n, ये लिखते हैं। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तब हम कहते हैं कि कॉची क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है उस केस में हम ये कहेंगे, यानी कि अगर एक भी पॉइंट आपको ऐसा मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब फिर वहां पर कॉची क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए फंक्शन या सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो मैं इस तरह से यहां पर ले रहा हूं, सिंस अगर मैं किसी फिक्स या n नोट के लिए मैं इसको लिख देता हूं, फॉर n इक्वल टू n नोट, फॉर n इक्वल टू n नोट, n नोट पॉइंट के लिए देखो कंडीशन में इस तरह लिख सकता हूं, मोड f n नोट, मोड f n नोट प्लस p x माइनस f n नोट ओवर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको,
ठीक है, इस तरह की कंडीशन है। मैंने n इक्वल टू क्या फिक्स कर दिया, n नोट। तो n इक्वल टू n नोट अगर मैं फिक्स कर रहा हूं तो इस पर किस तरह से मैं वैल्यूज लिख पाऊंगा। अब मैं यहां पर x की वैल्यू रखूंगा, x की वैल्यू अगर n इक्वल टू मैं n नोट ले रहा हूं, ठीक है, n इक्वल टू n नोट, उस केस में ये वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, देखो fn नोट x के केस में ये जो x की वैल्यू जा रही है वो कहां तक जाएगी अपनी, r n नोट तक। कहां तक जाएंगी, r n नोट तक। और अगर मैं दूसरा क्या है यहां पर मेरे पास n नोट प्लस p है, तो n नोट प्लस p के केस में ये जो वैल्यू है n नोट प्लस p अगर मैं यहां पर लेता हूं तब ये वैल्यू जाएगी आपकी 1 to n अप टू कहां तक, n नोट प्लस p तक, n नोट प्लस p तक, ठीक है। और ये आपको पता है कि इस केस में जब भी x इक्वल टू किसके लिखोगे यहां पर r1 के, यानी कि rn तक की वैल्यू जब भी आप लिखोगे इसको, तो ये टर्म किसके बराबर आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है, ठीक है, इक्वल टू 0। अदरवाइज फिर ये जो वैल्यूज है वो किसके इक्वल होंगी, 1 के इक्वल, जब इन पॉइंट्स को आप इसमें से बाहर निकाल दोगे। तो इसको मैं किसी x पर मैं लिख रहा हूं, सपोज इस वाले केस में n इक्वल टू n नोट और x इक्वल टू अगर मैं क्या लूं, देखो यहां पर अगर n नोट में रखूंगा तो कहां तक जाएगी वैल्यू, r n नोट तक जाएगी। तो x इक्वल टू अगर r n नोट में रखूं, x इक्वल टू r n नोट, तो r n नोट के लिए क्या होगा, मोड या r n नोट प्लस p ले लेता हूं, r n नोट प्लस p क्या बनेगा, मोड f n नोट प्लस p ओवर r n नोट प्लस p और माइनस f n नोट किस पर, r n नोट प्लस p पर। भाई हर एक पॉइंट के लिए ट्रू होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कंडीशन है वो हर एक x के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो x इक्वल टू इनमें से मैंने, क्योंकि ये चल रहा है मेरे पास f n नोट प्लस p, तो f n नोट प्लस p लोगे तो r की वैल्यू कहां तक जाएगी, r n नोट प्लस p तक। तो r n नोट प्लस p पर मैं ये वैल्यू चेक कर रहा हूं क्या ये लेस देन एप्सिलॉन आ रही है, ठीक है। अगर आ रही है तब तो आप फिर आगे और चेक करोगे। ऐसा नहीं है कि एक बार लेस देन एप्सिलॉन आ गई इसका मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा वो, क्योंकि तो एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए देख रहे हैं अपन। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर लेस देन एप्सिलॉन वैल्यू नहीं आ रही है तब तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि फंक्शन या सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, देखो इक्वल टू मोड एफ एन नोट प्लस पी एट आर एन नोट प्लस पी। देखो आप एफ एन की वैल्यू आर एन पर अगर आप देखोगे तो किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। सेम जो पॉइंट है उसके लिए तो क्या आ रही है वैल्यू, 0 और माइनस यहां पर देखो आप एफ एन नोट की वैल्यू देखो आप, तो आर एन नोट तक जब एफ एन नोट यहां पर लोगे तो जब x की वैल्यू आर एन नोट तक जाएगी तब तक तो क्या रहेगी वैल्यू 0, और जैसे ही वैल्यू आर एन नोट से आगे जाएगी तब इस वाले पार्ट में आ जाएगा, तब उस केस में एफ एन की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहां पर एफ एन नोट की वैल्यू आर एन नोट तक तो क्या होती 0, यहां पर आर एन नोट प्लस पी है तो इस वाले पोर्शन में आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि मैंने एप्सिलॉन क्या माना है 1/2। एप्सिलॉन आप आर्बिट्रेरी स्मॉल मान सकते हो, तो एप्सिलॉन इक्वल टू मैंने क्या जूम किया है 1/2। तो यहां से आप देख रहे हो कि मोड एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है। इसका मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो आप यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1। तो कॉशी क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किसी भी रिजल्ट को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करने के काम में तो हम लेते ही हैं, साथ ही साथ किसी भी रिजल्ट को डिस्प्रूव करने के काम में भी इसको आप ले सकते हैं। डिस्प्रूव करने के लिए भी इस रिजल्ट को इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर कोई इस तरह का पॉइंट, एक भी पॉइंट आप इस तरह का ढूंढ लो कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मोड एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन एक्स इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन, देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो कॉशी क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।
कोशिक क्राइटेरिया का प्रॉपर तरीके से हमने प्रूफ किया है लास्ट वाली क्लास में, आप देख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही पार्ट्स का। सबसे पहले हमने माना है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर उसका कन्वर्स पार्ट हमने किया था कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब फिर वो क्या बनेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बनेगा। और फिर n प्लस पी की जगह अगर मैं m रख दूं तब एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन, ये भी कोशिक क्राइटेरिया ही कहलाता है। इसी को अपन कोरोलरी बोलते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में इसकी सहायता से उसको लिख दिया है, कुछ बुक्स में उसकी सहायता से ये लिख दें, मतलब दोनों का एक ही है। तो कोशिक क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं अपन, इसको अप्लाई करके किस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और किस तरह से अप्लाई करके you can prove that given sequence of functions is not uniformly convergent। इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट एमएन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम जो इसमें करने वाले हैं एमएन टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। तो एमएन टेस्ट का काफी यूज होगा, ठीक है। अभी तक हमने एक तो सिंपल डेफिनेशन की सहायता से कन्वर्जेंस चेक किया है, फिर कोशिक क्राइटेरिया की सहायता से, तीसरे नंबर पर जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है वो है एमएन टेस्ट। एमएन टेस्ट बाकी जो दो रिजल्ट्स हमने अभी तक किए हैं उनकी बजाय वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। डेफिनेशन या इसकी तरह से करें तो ये तो एक थोड़ा सा इसमें इस तरह से लगता है कि बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर किस तरह से कि भाई जब आप लिख रहे थे कि ए क्यों लिख दिया वहाँ पर, या आपने एप्सिलॉन किस तरह से अज्यूम कर लिया, तो थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ें कंफ्यूजिंग होंगी, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी। लेकिन अगर आप एमएन टेस्ट की बात करें तो एमएन टेस्ट में आप देखेंगे कि जो रिजल्ट्स हैं हमारे वो बाकी डेफिनेशन या कोशिक क्राइटेरिया की बजाय ज़्यादा आसानी से वहाँ पर सोल्व होंगे, ज़्यादा आसानी से हम चीज़ों को वहाँ पर कर पाएंगे, और एक सिस्टमेटिक वे में एक अप्रोच चलेगी किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को कन्वर्जेंट प्रूव करने की, या कन्वर्जेंट या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो उसके लिए भी। तो दोनों ही केसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं, एमएन टेस्ट। सबसे पहले हम एमएन टेस्ट को प्रूव करेंगे, ठीक है, कि एमएन टेस्ट के अंदर क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, और किस कंडीशन में अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई अगर करती है तो वो यूसी होगा, और यूसी है तो कौन सी कंडीशन है जिसको वो सेटिस्फाई करेगा। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एमएन टेस्ट शुरू करेंगे। अभी तक जो पढ़ाया है उसको आप अच्छे से करिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। जो भी बुक्स आपके पास हैं उन बुक्स से चीज़ों को करिए। मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पर वो ये है, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, एसके मापा की बुक है। काफ़ी अच्छी किताब है, खूब सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, खूब सारी एक्सरसाइजेज दी हुई है, तो इनकी सहायता से आप रिजल्ट्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एमएन टेस्ट के साथ मिलते हैं।